नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मिशन 2023 की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन 2023 को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह से संजीदा बना हुआ है। राष्ट्रीय नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने सीएम भूपेश पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ एटीएम की चिंता है। साथ ही अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। तो वहीं कांग्रेस भी अगले चुनाव में जीत का परचम फहराने का दावा कर रही है। तो आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। भाजपा ने अपनी शक्ति दिखाई, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का भी पलटवार देखने को मिला है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने। हम कहते हैं हमने आईआईटी, हम कहते हैं हमने 5 मेडिकल कॉलेज किए, हम कहते हैं कि हमने इतने डिग्री कॉलेज किए, हम कहते हैं कि हमने इतनी सड़कें बनाई, हम कहते हैं कि हमने इतने रेल बनाए। कांग्रेस पार्टी से पूछो कि तुमने क्या पूछिए उनसे कि उन्होंने क्या किया। मैं कह सकता उन्होंने बहुत कुछ ऐसा नहीं किया। क्या किया है? ऑनलाइन शराब डिलीवरी, ऑनलाइन दुकान तक भी जाने की जरूरत नहीं है। काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की है। दोनों हाथों से लूटने में लगे। आप बताइए, महिला उत्पीड़न बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? महिला उत्पीड़न बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बलात्कार के केसेस बढ़े कि नहीं बढ़े हैं? महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? क्या हाल बना। और इसीलिए जब हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो हमको उसको करने के लिए ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग शासन में नहीं रह सकते जो महिलाओं का सम्मान न कर सके। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? उसी तरीके से आप बताइए कि विकास का काम ठप है कि नहीं है? विकास का काम ठप है कि नहीं है? जिसको मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि आपने ऐसे राजनीतिक दल को और ऐसे राजनीतिक नेताओं को और ऐसे राजनीतिक सोच और मानसिकता को, इनको ही आपने ठप करना है, इनको ही आपने घर बैठाना है। और जिस मन तन से हम भारतीय जनता पार्टी वाले छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे थे, वही सेवा आगे लेकर के हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप सबके आशीर्वाद से उसको सपने को साकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की थी। क्या किसानों की आय दोगुना हुई? 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार नौकरी देने की बात थी। 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार मिलने थे। क्या रोजगार मिले? क्या उन्होंने कहा था 100 दिनों में महंगाई कम करने की बात की थी। आज देश में 148% महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कब तक करेंगे? उसके साथ साथ अच्छे दिन लाने की वादा किए थे। क्या अच्छे दिन आए? क्या 15 लाख प्रत्येक खाते में जमा करने की बात की थी? क्या 15 लाख प्रत्येक खाते में आए? भाजपा ने मिशन 2023 की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन 2023 को लेकर के पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह से संजीदा बना हुआ है। राष्ट्रीय नेता लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें तो सिर्फ एटीएम की चिंता रहती है। साथ ही साथ अगले चुनाव में उन्होंने बीजेपी की जीत का भी दावा किया। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अभय नारायण जी से। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर में थे, जहां पर उन्होंने कई तरह की बातें की। उन्होंने कुछ प्रमुख बातें जो की, उनमें से एक बात तो उन्होंने ये कही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी की ही सरकार बन रही है। क्या कहेंगे इस पर? जी, निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल चुनाव के नजदीक आते आते अपनी तैयारी भी करती है और राजनीतिक दलों का काम ही होता है, चुनाव है तो बूथ स्तर से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक का कसावट आ जाए
और कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। जी। जहां तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 3-3.5 साल तो ये लोग निकाल लिए कि इनका संगठन का मुखिया कौन होगा, यहाँ तक कि इनको नेता प्रतिपक्ष भी बदलना पड़ गया। जी। विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक जी को बदलकर इन्होंने नया मुखिया अरुण साहू जी को बनाया है और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बनाया है। तो ये स्पष्ट हो गया कि 3.5 साल तक इनके संगठन क्षमता ही नहीं थी। जी। दूसरी बात, प्रदेश में 15 साल शासन करने के बाद जो 2018 में जनता ने इनको नकारा और 14 से 15 सीटों पर पहुंचा दिया, वो भी इनके अंदर एक हीन भावना के शिकार थे। और जो भी इन्होंने 15 साल काम किए उसको भी जनता आज भूली नहीं है। जी। कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने किसानों को समर्थन मूल्य 2500 रुपया धान का किया, कर्जा माफ किया, नरवा घरवा गुरुआ भारी में गौठान की योजना लाई, गांव-गांव में रोजगार दिया। तमाम ऐसे रोजगार के योजनाएं थी जिनको लेकर वो जनता के बीच में गए और भूपेश है तो भरोसा है, छत्तीसगढ़ मॉडल, भूपेश मॉडल की चर्चाएं होने लगी। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये तलाशना पड़ रहा है कि हमको 90 के 90 प्रत्याशी कैसे मिलेंगे, हमारा संगठन पूरे विधानसभा में पूरे बूथ में काम करे, वो कैसे होगा। अब उसके लिए इन्होंने आरएसएस का सहारा लिया। आरएसएस लगातार मेरे ख्याल से इस 3 साल के अंदर में मोहन भागवत जी तीसरी बार आ रहे हैं छत्तीसगढ़। आरएसएस प्रमुख लगातार आगे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ये क्यों हुई। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी यहाँ लंबे समय तक रहे हैं, प्रभारी रहे हैं। उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको 2 दिन 3 दिन के लिए आना पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश भरना पड़ रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि भूपेश बघेल सरकार के जो काम चल रहा है, न तो इनके पास भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है, न जनता के बीच जाने का कोई इनकी नैतिकता बची है, क्योंकि जनता आज भी नहीं भूली है कि समर्थन मूल्य का वादा करके नहीं दिए, ये बोनस का वादा करके नहीं दिए, रोजगार का वादा करके नहीं दिए। और जब रोजगार देने का अवसर था तो संविदा में भर्ती करते रहे, अस्थायी भर्ती करते रहे, आउटसोर्सिंग करते रहे। ठीक है, और मस्त होकर इन्होंने राज चलाया। जी जी। तो जंगल और कंक्रीट का राज खड़ा करने में सफल थे, जनता का राज ये नहीं कर पाए। चलिए, भूपेश बघेल जी के खिलाफ सशक्त उम्मीदवार इनको चेहरा चाहिए जो खोज नहीं पा रहे। नड्डा जी आज भी चेहरा खोजने आए। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, साथ में राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। राजकुमार जी, आपने अभी अभय नारायण जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर कि वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, बार बार वो आए हैं, वो चेहरा खोजने के लिए आए हैं, ये कहना है अभय नारायण जी का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो साथी प्रवक्ता को जानकारी इस बात की नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आह्वान हुआ है जी, और ये रूटीन है, सभी प्रदेश में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं। कांग्रेस उसमें भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि जिन 36 बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाया, किसी बिंदु को पूरा नहीं किया। न आज तक 4 साल के भूपेश बघेल के कांग्रेस की सरकार में शराबबंदी हुई, न 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला, न 20 लाख युवाओं से भूपेश बघेल जी जो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उस समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, 20 लाख युवाओं से बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरवाया था। आज तक किसी को 1 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। किसानों को 1500 रुपया पेंशन देने की बात की थी, पुलिस वालों को हफ्ता में 1 दिन छुट्टी देने की बात की थी, संपत्ति का राधा करने की बात की थी, गरीबों को पट्टा देने की बात की थी। कांग्रेस 4 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से असफल रही है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान कांग्रेस से है तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर, छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ की महिलाएं सबसे ज्यादा इस सरकार से त्रस्त है। अब मुझे लगता है कि सरकार के जाने का समय आ गया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आया है और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब इनका 12 महीना 14 महीने का कार्यकाल बचा है और नड्डा जी जो है सभी स्टेट में जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दायित्व भी होता है कि सभी प्रदेश में जाकर वहां की भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसकी समीक्षा करे, और उसी की समीक्षा करने के लिए नड्डा जी आए हैं। पता नहीं कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा घबराई हुई है। हमारा युवा मोर्चा का 10 दिन पहले जो प्रदर्शन हुआ था, पूरे प्रदेश से 1 लाख कार्यकर्ता जुटे थे और जन भागीदारी भी रही थी। उसके बाद से भूपेश बघेल सरकार जो है घबराई भी नजर आ रही है। और खुद मीडिया के हमारे साथी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
अब जो है इलेक्शन मोड में आ गया है। अब मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन से जिस प्रकार से राजधानी रायपुर में आज स्वागत हुआ है, अब कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जनता जो है वो सरकार को परिवर्तित करने वाली है। कांग्रेस की सत्ता इस प्रदेश से जाने वाली है, क्योंकि भूपेश सरकार के कुशासन 4 साल को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के विकास को भी देखा है। और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है, प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथी प्रवक्ता जी बताएंगे कितने अंडरब्रिज, बिल्कुल सही कहा आपने, फ्लाईओवर कांग्रेस की सरकार में बना है। आपने 61,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 27 या 28,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए थे, उसमें 45,000 किलोमीटर की सड़क बनाई थी। ठीक है राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा जी। राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में उचित जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदेश में क्या विकास का काम किया है? राजकुमार जी 12,000 करोड़ का राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। उचित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे करना चाहूंगा। 3 साल में लगभग 16-17,000 करोड़ रुपए दिया है। बाकी के छत्तीसगढ़ की महतारी के पैसे, तुझेरों से जो पैसा निकला है वो कहाँ गया है, मैं साथी प्रवक्ता से जानना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं इसका जवाब लूंगा उनसे, लेकिन मैं उचित जी से एक सवाल कर लेता हूं। उचित जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जेपी नड्डा जी ने तंज भरे लहजे में एक बात कही आज। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने इस तरह से बोला कि सोनिया गांधी के एटीएम हैं सीएम भूपेश बघेल। ये बात उन्होंने तंज भरे लहजे में कही है, क्या कहेंगे इस पर? जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस के पास जो गिने चुने पूर्ण रूप से जो 2 राज्य है, अब जाहिर सी बात है कि इस पे जो भी चलने है, जो भी पॉलिटिकल मदद होनी है या जो भी किसी प्रकार की हेल्प केंद्र को होनी है, वो 2 ही राज्य। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो सर्वविदित है कि कांग्रेस के पास संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो 2 स्टेट है, उससे उनसे मदद की उम्मीद की जा सकती है। तो वो एटीएम है, इस बात पे कोई बड़ा कोई खुलासा या कोई चीजें नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि अगर किसी भी तरह की मदद होगी, कहीं पे कोई भेजना होगा, कहीं पे किसी को मेफेयर होटल में रखना होगा, तो वो छत्तीसगढ़ ही रखा जाएगा। ये जाहिर सी बात है, तो कोई बड़ा आश्चर्य की नहीं है। दिव्यांशु जी, चलिए मैं वापस एक बार रुक करता हूं अभय नारायण जी का। अभय जी, आपने उचित जी की भी बात सुनी और यही प्रश्न मेरा आपसे भी रहेगा कि जिस तरीके से तंज भरे लहजे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एटीएम बताया है सोनिया गांधी का, तो क्या कहेंगे इस पर? यही मैं कह रहा हूं दिव्यांशु जी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आते हैं जी, छत्तीसगढ़ की जनता की कौन सी बात उठाए, छत्तीसगढ़ में सरकार की किस योजना पर उंगली उठाए, इसलिए नहीं कि ना तो मुद्दा है और ना उन्हें उठाने का कोई कारण है। अब रह गया सवाल कि उनको भूपेश बघेल पच नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार से उनको खलबली मची हुई है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है, झारखंड की सरकार भी कर रही है, पूरे देश में भूपेश मॉडल की चर्चा हो रही है। और जहां तक एटीएम का सवाल उन्होंने किया है, अडानी और अंबानी के यहाँ हम लोग गिरवी नहीं रखे अपनी पार्टी को। हम 2 हमारे 2 की सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडवाणी और अंबानी, ये 4 लोगों की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है। तो आरोप लगाने से पहले नड्डा जी अपने गिरेबान में जाके कि भारतीय जनता पार्टी कहां संचालित हो रही है और पूरा देश का सार्वजनिक उपक्रम जिसे नेहरू जी और शास्त्री जी ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से आजाद भारत में बनाया था, उस रेलवे को, उस बीएसएनएल को, उस एनटीपीसी को, तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को तो बेचने का काम अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं, बात उनको करनी चाहिए थी। आज नड्डा जी को जवाब देना था कि 16 करोड़ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। आज नड्डा जी को जवाब देना था कि 100 दिन में महंगाई कम क्यों नहीं हुई। आज नड्डा जी को जवाब देना था कि कोयले की रॉयल्टी का पैसा छत्तीसगढ़ को समय पर क्यों नहीं मिला। आज नड्डा जी को जवाब देना चाहिए था कि जो छत्तीसगढ़ का बकाया जीएसटी का पैसा है वो छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं मिलता है। हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कर्ज की बात, जिस दिन हमने इनको सरकार सौंपी थी 2000 से 2003 में, हमने सरकार फायदे में दी थी। 4,000 करोड़ का मुनाफा देके हमने सरकार दिया था। और जिस दिन ये सरकार देके गए, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी की सरकार छोड़ के गए, उस दिन 41,000 करोड़ का कर्ज देकर गए। किस मुद्दे नैतिकता से बात करते हैं। अगर हमने कर्ज लिया है तो किसानों के लिए लिया है, अगर हमने कर्ज लिया है तो छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए लिया है। हम छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों के लिए कर्ज नहीं ले रहे हैं, हम देश के उद्योगपतियों के लिए कर्ज नहीं ले रहे हैं। अगर भूपेश सरकार कोई योजना बना रही है तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति के जेब में पैसा डाल रही है और उस पैसे पे डाका डालने का काम महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी बढ़ाकर,
केंद्र सरकार कर रही है। नड्डा जी को तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्य बताने चाहिए थे यहाँ कर। ये कालीचरण के नाम से दंगा फैलाने के लिए कभी प्रयास करते हैं, कभी कवर्धा में झंडे के नाम दंगा फैलाने का काम करते हैं। उन तमाम चीजों को छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन और भूपेश सरकार रोकने में सफल होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस की सरकार जनता के साथ है। कांग्रेस सरकार जनता के लिए काम कर रही है और हमारी योजनाओं का कोई काट इनके पास नहीं है। हमारी सरकार पे कोई आरोप इनके पास नहीं है। केवल विरोध की राजनीति करना, विरोध के लिए विरोध करना जो इनका धर्म है। जो 3.5 साल में अपने नेता प्रतिपक्ष को बदल देते हैं, जो 4 साल में अपने अध्यक्ष बदल देते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जल्दी बदल देंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है कि नड्डा जी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष न रहे। अभय नारायण जी, अभी आपने एक बात कही थी कि हम जब पैसा उधार लेते हैं तो हम किसानों के लिए लेते हैं, हमने सरकार को, अडानी अंबानी को गिरवी नहीं रखा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले जिसका अभी थोड़ा सा इशारा किया था उचित जी ने, मेफेयर होटल में जिस तरीके से झारखंड के जो विधायक आए, उनका हमने पूरा घटनाक्रम देखा, उनको रुकाया गया, खर्चा तो हुआ होगा, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, पहली बात, अगर कोई विधायक सांसद किसी भी स्टेट में आता है तो उस स्टेट का गेस्ट होता है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी अगर आकर सरकारी रेस्ट हाउस में यहाँ रहते हैं तो उनके ऊपर भी सरकार के खर्च होते हैं। एक परंपरा है तो निभाया जाता है। दूसरी बात, अगर पार्टीगत कोई आता है तो वहां की झारखंड की कांग्रेस पार्टी खर्च करेगी। राजस्थान के लोग आएंगे तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी खर्च करेगी। लेकिन मैं प्रश्न दूसरा पूछ रहा हूँ दिव्यांशु जी, उनको आना क्यों पड़ता है? आज भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने विधायकों और सांसदों में एक खौफ क्यों पैदा कर दिया कि राजनीतिक दल को दूसरे स्टेट में जाकर रहना पड़ता है? बोले आम जो नंगा नाच महाराष्ट्र में किया गया, जो चीज मध्य प्रदेश में किया गया, जो चीज कर्नाटक में किया गया, उस पे बात होनी चाहिए, उस पे बात होनी चाहिए। चलिए उस पे ही बात करते हैं जी। गरीब से गरीब आदमी में भी कोई मेहमान आता है तो गरीब उस पर खर्च करने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो। चलिए इसीलिए तो बताया कि जो 22 करोड़ और 20 करोड़ में विधायक खरीद रहे हैं वो पैसा किसके यहाँ से आ रहा है? इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता मांग रही है, लोकतंत्र मांग रहा है। तो मैं जवाब ले लेता हूँ, मैं जवाब ले लेता हूँ जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजकुमार जी, क्या कहेंगे इस पर, जो अभी आपने बात सुनी अभय नारायण जी की, क्या कहेंगे? साथी प्रवक्ता की बात से सहमत हूँ कि नड्डा जी की जगह कोई और भी अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने वाली पार्टी है। ये कोई नेहरू गांधी की पार्टी नहीं है कि सोनिया जी हटेगी तो राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, राहुल गांधी हटेंगे तो सोनिया गांधी अध्यक्ष बनेंगे। ये पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और इसी का परिणाम है एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री के पद पर काबिज है। और ये हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजकुमार जी और भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकता है। तो मेरे साथी प्रवक्ता राजकुमार जी सुनिए तो, राजकुमार जी उनका प्रश्न ये नहीं था, किसानों का कर्जा माफ किया, प्रश्न ये नहीं था के हिसाब से 3 साल में 17,000 करोड़ रुपए आपने जो है किसानों को समर्थन में दिया है। बाकी के पैसे कहाँ है अभय नारायण जी? मैं पूछना चाहूंगा आपसे, दिव्यांशु जी आपके माध्यम से, आपने कर्जा 61,000 अभय जी, किसानों अभय जी, अभय जी एक मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। और 29,000 करोड़ रुपए के अलावा बाकी क्या खर्चे किए हैं? खाली प्रचार प्रसार पे आप खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं आप। 100 करोड़ 50 करोड़ का जो है गोमूत्र राजकुमार जी, अभय जी का सवाल ये नहीं था, खर्च करते हैं। ये प्रचार में चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस शुरू से ही है भ्रम फैलाते आई है, विकास की बात कांग्रेस नहीं करती है। आप बताइए प्रदेश में कितने ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, फ्लाईओवर बने हैं? प्रदेश में कितने विकास के काम हुए हैं? खाली एक ही उद्योग चलता है उनका, तबादला उद्योग चलता है। और इनके खुद जो मंत्री है टीएस सिंहदेव जी, उनका बहुत बड़ा बयान आया और उन्होंने पंचायत मंत्री का पद भी छोड़ दिया कि 11,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के 8 लाख गरीब परिवारों के लिए मकान बनाने भेजा था। राज्य सरकार ने उसे कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो वो पैसा वापस चला गया। दिव्यांशु जी, 11,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में मकान गरीबों का बनता तो ना 8 लाख गरीबों का पक्का घर का सपना पूरा होता, पक्के मकान का सपना पूरा होता, बल्कि छत्तीसगढ़ में रोजगार मिलता, बढ़ई को काम मिलता, कारपेंटर को काम मिलता, मजदूरों को काम मिलता, राजमिस्त्री को काम मिलता, ठेकेदार को काम मिलता, छत्तीसगढ़ में समृद्धि आती। क्योंकि 11,000 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन जब इस प्रदेश में आता
तो छत्तीसगढ़ सुख, समृद्धि और शांति का प्रदेश बनता। लेकिन राठी जी। भूपेश बघेल जी को सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना नाम होने के कारण ये योजना रास नहीं आई, राज्य सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। राजकुमार जी, भूपेश बघेल जी राजकुमार जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा, आप जब बेरोजगारी की बात करते हैं, राजकुमार जी, समझता हूँ लगातार कांग्रेस में विधायकों में सवाल नहीं सुनेंगे, अपनी बात बांटा जा रहा है और ये चुनाव राजकुमार जी सुनना ही नहीं चाह रहे। आपके सवाल का जवाब ही नहीं है उनके पास। इस बात का एहसास भी हो गया कि 14 महीने बाद कांग्रेस की सरकार चलिए चलिए चलिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मैं उचित जी से एक सवाल कर लेता हूँ। तो इनके पेट में दर्द होता है, मैं साथी प्रवक्ता की बात से पूर्ण होता सहमत हूँ। चलिए ठीक है बदल सकता है, ये कोई गांधी नेहरू के परिवार नहीं है। उचित जी, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ यहाँ पर। जब बात आती है बेरोजगारी की, सोनिया गांधी बनेगी, वो हटेगी तो राहुल गांधी बनेगी, और राहुल गांधी किसी के सवाल को नहीं सुनते। बनेगी। राजकुमार जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं अपनी बात कह लूँ। मैं अपनी बात कह लेता हूँ। उचित जी से मैं एक सवाल कर लेता हूँ। उचित जी, जब बात आती है बेरोजगारी की, जब बार बार ये बात आती है कि भाई बेरोजगारी की दर, लेकिन सीएमआई के जब आंकड़े आते हैं और उसमें जब ये देखा जाता है कि बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की जो है वो सबसे कम है राष्ट्रीय के मतलब अगर तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें तो बेरोजगारी की जो दर आती है वो सबसे कम आती है। तो जब बात बेरोजगारी की होती है और इस तरीके से हल्ला गुल्ला करना कि नहीं बहुत ज्यादा बुरी हालत है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी आज जब आए उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया, महिला सुरक्षा को लेकर के उन्होंने बात कही, तो ये जो अलग तरह का विरोधाभास देखने को मिलता है, क्या कहेंगे इस पर उचित जी? देखिए, राजनीति में बेरोजगारों की चिंता किसी को नहीं। बेरोजगारी एक सॉलिड मुद्दा रहता है विपक्ष के लिए, उसके लिए इसकी चर्चा होती है। हकीकत ये कि अगर इनको बेरोजगारी की थोड़ी भी चिंता होती तो ये मोदी जी को बोलते कि 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दी। वो चिंता बेरोजगारी की नहीं है, चिंता उस मुद्दे की है कि उस मुद्दे को कैसे जलते हुए रखे, कौन सी सिगड़ी पर रखे और उसकी तपन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, अपने पराठे सेके। ये मूल उद्देश्य रहता है, तो इनको चिंता उसकी नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या 3.5 साल बाद, मुझे बहुत खुशी हुई, छत्तीसगढ़ की आवाम बहुत खुश है कि उनको 10 दिन पहले कोई छत्तीसगढ़ में विपक्ष है वो देखने को मिला। इसके पहले वो देखते, वो ना सड़क की लड़ाई लड़ रहे थे, ना सदन की लड़ाई लड़ रहे थे, किसी प्रकार का विपक्ष दिख नहीं रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 10 दिन पहले जो उन्होंने दिखाया, जो अपना क्रैश कोर्स, मतलब 2023 के एग्जाम का भारतीय जनता पार्टी क्रैश कोर्स कर रही है जी। जो आज नड्डा जी आए थे, ये गेस्ट लेक्चर के लिए आए थे, क्योंकि नड्डा जी छत्तीसगढ़ की राजनीति भाजपा के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं पूर्व में, तो वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, इस विषय को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज जो गेस्ट लेक्चर के लिए आए थे, क्रैश कोर्स करने के लिए आए थे, भारतीय जनता पार्टी टोटली चुनावी मोड में आ चुकी है, नो डाउट। बहुत अच्छा, बहुत ऊर्जा, बहुत उत्साह से अब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से इनके आंतरिक संगठन में बदलाव आया है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो, तो वो एक ऊर्जा, वो एक शक्ति उनको मिली है भारतीय जनता पार्टी को। वो लगातार डी पुंदेश्वरी जब से कोशिश कर रही थी इसी चीज को चेंजेस लाने की, ये बात सत्य है। उचित जी उनको भी हटा दिया है, उचित जी उनको भी हटा दिया है, अभी जानकारी मिली जी, अभी जानकारी आई है उनको हटा दिया है जी। और नड्डा जी भी वापस जाएंगे तो हट जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है जी। नहीं वो तो बात की चीज है, वो बात की बात है कि वो हटेंगे या नहीं हटेंगे, बात की बात है। लेकिन एक अलग बात है कि ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो भी स्टेट उनके पास नहीं रहता है, देखिए वो पूरे अपने अनुसांख्यिक संगठन वहां लगाती है। अब आरएसएस 7 दिन का यहाँ कैंप कर रही है, उनका शिविर है यहाँ पे, वो पूरा माहौल एक बनाने को तैयार है। नड्डा साहब आए हैं, गृह मंत्री जी आए हैं, 10 आके गए। 10 दिन पहले उनका एक बड़ा विशाल 1 लाख तो नहीं, 10 से 20 हजार लोग उस टाइम उपस्थित थे, तो बड़ा उन्होंने बेरोजगारी को लेकर आंदोलन किया। तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक उत्साह के मूड में है, ऊर्जा उनके पास आई है, ये बात सत्य है। रही बात कि इनके यहाँ जो कह रहे थे राठी जी की, जो इनके यहाँ कोई आंतरिक संगठन की जो बात कर रहे थे, हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, वो बात अलग है कि नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, चीजें हैं। हकीकत जानते हैं कि सरकार पार्टी कौन चलाता है, किसकी चलती है, ये राठी साहब भी वाकिफ है और अभय नारायण भी वाकिफ है, आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ, बिल्कुल, कि किसकी चलती है। अध्यक्ष कोई भी रहे, प्रवक्ता कोई भी रहे, प्रभारी कोई भी रहे, वहां के चलती किसकी है, 2 लोग की, वो सभी जानते हैं, इसमें कोई 2 मत नहीं है। अब ये इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं राठी जी, तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी केवल दिखावा है। वो हम नेता प्रतिपक्ष पिछली बार के चुनाव में देख चुके हैं
इनके अध्यक्ष के चुनाव भी देख चुके हैं, वो हमने बहुत करीब से देखा है। तो ये ना बोले कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है और कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है, परिवारवाद है। कांग्रेस में कम से कम खुला खेल फरुक्काबादी तो है, ये बात सत्य है। जिसके मन में अपनी ढपली अपनी राग है सबकी, वो G73 ले लो, 23 ले लो, कांग्रेस में या 2 गुट ले लो, जो भी ले लीजिए, लेकिन उनकी एक वो वहां पे डेमोक्रेसी है, बोल सकते हैं, बोलने की आजादी है, वो आजादी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन नड्डा साहब आने के बाद जो 14 माह बचे हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी न्यूनतम सीमा में है, नो डाउट कि एक बहुत अच्छे फिगर में, एक चुनौती के रूप में वो कांग्रेस को मतलब ये एक अच्छी बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये छत्तीसगढ़ की जनता ये देख पा रही है कि हाँ, एक मजबूत विपक्ष है, उनके पास एक ऑप्शन है। होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, बहुत स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चुनावी हुंकार भरी, उन्होंने तंज भी कसा, उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं, और ये एक अच्छी बात है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि एक मजबूत विपक्ष दिखे, और वो विपक्ष अब दिख रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष की जो भूमिका है वो स्पष्ट होती जा रही है और दिख रही है सामने। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।